कैसर! Yiğidim dayan, yaşayacağız. Biz Ertuğrul. किस्त के आगाज में कारवां सराय का मंजर दिखाया जाता है। सराय के अंदर सदरुद्दीन कोनवी खाना खा रहे होते हैं और इतने में वहाँ अर्तुरुल भी पहुँच जाता है। अर्तुरुल को देखकर सदरुद्दीन कोनवी खड़े हो जाते हैं। सलाम करने के बाद अर्तुरुल कहता है कि आप हमारी तारीक रातों की अब्दी शम्अ हैं। आपको यहाँ देखना मेरे लिए कितनी मुसरत की बात है। सदरुद्दीन कोनवी भी कहते हैं ये हमारे लिए बाइसे शर्फ है। अल्लाह की दावा का परचम उठाए हुए और अल्लाह की अजमत को बढ़ाते हुए एक ऐसे बहादुर इंसान से मिलने का एहसान मंद
हो। इसके बाद दोनों खाने की मेज पर बैठ जाते हैं। बमसी भी इन दोनों के साथ मौजूद होता है। सदरुद्दीन कोनवी कहते हैं कि हम ऐसे मुश्किल वक्त से गुजरे हैं कि हिकमत को सिर्फ आपकी तलवार के साए तले, जो कि निहायत तेज धार है, उसी तलवार से महफूज रखा जा सकता है। अर्तुगरुल कहता है अल्लाह की दावा के साथ हमारा खलूस ही हमें मजबूत बनाता है। आप हमारे लोगों के लिए रोशनी की किरण की नुमाइंदगी करने आए हैं, जो कि मंगोल जालिमों और हमारे नालायक रियासती लोगों के दरमियान पिस चुके थे। सदरुद्दीन कहते हैं सुबह से ऐन पहले का वक्त सबसे तारीख होता है। अगर आप जैसे बहादुर की जानिब से काफिरों की सरहद पर लगाया गया है तो इसकी जरूर कोई न कोई वजह होगी। हम दुआ करते हैं कि आप और आपकी नस्ल इस मकसद के लिए आपका आला कार बने। अर्तुगरुल कहता है मंगोल यहाँ हर जगह पर हैं। आपकी हिफाजत हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। इस वजह से मैं आपको अपने कबीले लेकर जाना चाहता हूँ। आप वहाँ ज्यादा महफूज होंगे। इसके अलावा आपका साथ हमें और भी ताकत देगा। सदरुद्दीन कहते हैं आपकी पेशकश ठीक वक्त पर है और मैं भी इसको मुनासिब समझता हूँ अर्तुगरुल साहब। इतने में वहाँ मंगोल पहुँच जाते हैं, जो कि तलवारों से अर्तुगरुल के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। उनके सामने बमसी सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। मंगोल कहता है अर्तुगरुल कोई बेवकूफी मत करना, वरना आप इन सिपाहियों की तरह खत्म हो जाएंगे। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं, बस कोनवी को हमारे हवाले कर दो, बस सूरत दीगर तुम सब मरोगे। अर्तुगरुल कहता हम चाहे सब मर जाएं, लेकिन हम कोनवी को तुम्हारे हवाले हरगिज नहीं करेंगे। इसके बाद अगले मंजर में अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों को जंगल से गुजरते हुए देखा जा सकता है। इतने में उनके सामने डाकू आ जाते हैं। डाकू अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये मामला देखकर अर्तुगरुल कहता है कौन हो तुम? अर्तुगरुल का सिपाही कहता है अपने चेहरे दिखाओ और मर्द की तरह लड़ो। डाकू कहता है कमांडर दरागोस ने तुम्हें अपना सलाम भेजा है। ये बात सुनते ही अर्तुगरुल अपनी तलवार निकाल लेता है और घोड़े से नीचे उतर आता है। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। डाकू अर्तुगरुल के दोनों सिपाहियों को शहीद कर देते हैं और इसके बाद अर्तुगरुल को भी काबू कर लेते हैं। डाकू अर्तुगरुल साहब की गर्दन पर तलवार रख देता है। अर्तुगरुल कहता है वो जमीन की गंदगी हो। डाकू जवाब देता है इनकी फिक्र न करो, तुम भी अपने सिपाहियों के पास जाओगे। अर्तुगरुल जवाब देता है तुम में से हर कोई इसका हिसाब देगा। डाकू कहता है हम जवाब देंगे, लेकिन पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। दूसरी तरफ कारवां सराय में बमसी और अर्तुगरुल मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। कोनवी साहब एक साइड पर खड़े रहते हैं। अर्तुगरुल और बमसी जवां मर्दी से मंगोलों का मुकाबला करते हैं। इतने में वो मंगोल कमांडर मेज पर चढ़कर कोनवी पर हमला करने लगता है, लेकिन अर्तुगरुल एक तलवार के झटके से उसका बाजू ही काट डालता है, जिससे वो मंगोल धाड़े मारने लगता है। अगले सीन में अलबिगाय और उसके भाई का काफिला जंगल से गुजरते हुए दिखाया जाता है। इनको डाकू झाड़ियों में से देख रहे होते हैं। इसके बाद दोबारा कारवां सराय का मंजर देखा जा सकता है। अर्तुगरुल मंगोल कमांडर से कहता है तुमने कहा था कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये जान लो इन सरजमीनों पर उलमा पर जो भी हमला करने की जुर्रत करेगा उसका जल्लाद सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल होगा। इसके बाद अर्तुगरुल एक और जरब लगाता है और मंगोल कमांडर की गर्दन काट देता है। इसके बाद तमाम मंगोल मर जाते हैं। सदरुद्दीन कोनवी अर्तुगरुल का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद अर्तुगरुल सदरुद्दीन कोनवी को वहाँ से ले जाता है। अगले सीन में बेबोलत के काफिले पर डाकू हमला कर देते हैं। डाकू एक तीर मारते हैं, जिससे बेबोलत का एक सिपाही नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो तीरों की बौछार कर देते हैं। बेबोलत और अलबिगाय खातून एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हैं और खुद को तीरों से बचाते हैं। डाकू मुसलसल तीर अंदाजी कर रहे होते हैं। बेबोलत कहता है अलबिगाय खातून तुम यहीं रुको। इसके बाद डाकू भी वहाँ तलवारें लेकर पहुँच जाते हैं। बेबोलत और उसके सिपाही भी उनका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। अलबिगाय खातून के पास तलवार नहीं होती, लेकिन फिर भी वो डाकुओं का मुकाबला करती है। इसी लड़ाई के दौरान तुर्गुत और उसके सिपाही भी वहाँ पीछे से आ जाते हैं। तुर्गुत कहता है हम किसी को पता लगे बगैर एहतियाती तदाबीर अख्तियार करेंगे। तुर्गुत को अर्तुगरुल की बात याद आ जाती है, जिसमें अर्तुगरुल कहता है कुछ सिपाही लो और दूर से इनका मुकाबला करो। इसके बाद तुर्गुत और उसके सिपाही भी डाकुओं पर टूट पड़ते हैं। अर्तुगरुल के सिपाही जमा मर्दी से डाकुओं का मुकाबला करते हैं। डाकू आगूज सिपाही को जख्मी कर देते हैं, जिससे आगूज सिपाही वहीं नीचे गिर जाता है। इसके बाद तुर्गुत आगूज सिपाही के पास पहुंचता है और उसके जख्मों का मुआयना करता है। इसके बाद डाकू जब अपनी शिकस्त को देखते हैं तो वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आगूज सिपाही बेहोश हो जाता है। बेबोलत अलबिगाय को कहता है तुम्हें यहीं महफूज होना चाहिए और हम डाकुओं का पीछा करने जा रहे हैं। अगले सीन में अर्तुगरुल सदरुद्दीन कोनवी को लेकर अपने खैमा में पहुंचता है, जहां उसके तमाम घर वाले पहले से ही कोनवी का इंतजार कर रहे होते हैं। अम्मा हाइमा कोनवी को कहती है हमारे कबीले को अपनी आमद के साथ इज्जत बख्श कर आपने हमें खुशी दी। बाकी लोग भी कोनवी को खुशामदीद कहते हैं। इसके बाद कुंदूज और सुलेमान भी कोनवी से मिलते हैं। अर्तुगरुल सबका तारुफ करवाता है। इसके बाद अर्तुगरुल अपनी नशिस्त पर बैठ जाता है और कहता सदरुद्दीन कोनवी जब तक चाहे हमारे मेहमान रहेंगे। सलजान कहती है हमने आपकी आमद से कबल आपके लिए
खेमा तैयार कर दिया था। कुनवी कहते हैं आपने खुद को बहुत जहमत दी, आपके हाथ सलामत रहें। कुनवी कहते हैं आप दुनिया भर के तमाम मजलूमों के लिए उम्मीद बनेंगे जो जिंदगी में सांस और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए उम्मीद का इंतजार कर रहे हैं। अर्तुल कहता है इंशाअल्लाह। अगले सीन में अलबिगाय खातून अपने सिपाहियों के साथ वहीं जंगल में मौजूद होती है। इतने में और कुछ तीर अंदाज अलबिगाय के सिपाहियों पर तीर अंदाजी कर देते हैं। इसके बाद सिर्फ अलबिगाय खातून अकेली रह जाती है। डाकू काफी तादाद में होते हैं और अलबिगाय खातून को घेर लेते हैं। अलबिगाय डाकुओं को कहती है कौन हो तुम। एक डाकू आगे बढ़ता और कहता तुम्हारा नया मालिक हूँ मैं। इसके बाद वो डाकू अलबिगाय खातून की गर्दन पर तलवार रख देता है। अलबिगाय कहते तुमने पागल कुत्तों के झुंड की तरह एक खातून को घेर लिया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी स्याह तलवार से डरती हूँ? अगर हिम्मत है तो मेरी गर्दन काट दो। डाकू कहता मैं तुम्हें क्यों मारूं जबकि मैं तुम्हें अपना कैदी बना सकता हूँ। मैं तुम्हें कले में कैद करूंगा और मैं तुम्हारे सामान और तुम्हारी प्यारी जान दोनों का मालिक बनूंगा। ये सुनकर अलबिगाय खातून उस डाकू के मुंह पर थूक देती है। डाकू एक जरब लगाता है और अलबिगाय खातून वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद डाकू अपने चेहरा से निकाब हटाता है। वो अपने सिपाहियों को कहता है सोना उठाओ और इस लड़की को भी साथ ले चलो। अगले सीन में तुर्गुत और बेबुलत अपने सिपाहियों के साथ डाकुओं का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें आगे जाकर कुछ नजर नहीं आता। तुर्गुत मामला देखकर कहता अब वो यहाँ नहीं मिलेंगे, हमें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बेबुलत कहता हमें अब वापस जाना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है तुर्गुत, वैसे भी हमने यहाँ काफी डाकुओं को कत्ल कर दिया है। इसके बाद तमाम लोग वापस निकल जाते हैं। अगले सीन में गार का मंजर दिखाया जाता है और वहाँ पर आर्तुक भी कैद होता है। डाकू कहता तुमने देखा कि हमने कैसे तुम्हारे सिपाहियों को तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल किया। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे मेरे सवालात के जवाब दोगे। डाकू ने अभी तक निकाब किया होता है। इसके जवाब में आर्तुक कहता तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं मौत से डरता हूँ? इस कुत्ते ड्रैगोस को बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। डाकू कहता संदूक के बारे में बताओ। तुमने इस संदूक के बारे में कुछ भी नहीं कहना। आर्तुक कहता पता नहीं तुम किस संदूक के बारे में बात कर रहे हो, हमारे पास कोई संदूक नहीं है। ये बात सुनकर डाकू आग में तपती हुई तलवार निकालकर आर्तुक के सीने पर लगा देता है, जिससे आर्तुक को शदीद दर्द होता है। इसके बाद डाकू कहता है हम अर्तुल साहब के आदमी को बिला वजह अगवा करके नहीं लाए। तुम जानते हो कि संदूक कहाँ है और तुम ही इस जगह का हमें बताओगे। आर्तुक कहता है जो करना है कर लो, लेकिन मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं है। डाकू दोबारा उस तलवार को आग में डाल देता है और कहता है फिर जब तक तुम अपनी आखिरी सांसें नहीं लेते मैं तुमसे पूछता रहूंगा। जब तुर्गुत और बेबुलत वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि अलबिगाय खातून वहाँ मौजूद नहीं है। इसके बाद वो तमाम जख्मियों की तरफ नजर दौड़ाते हैं। एक जख्मी सिपाही जिंदा होता है। इसके बाद बेबुलत देखता है कि सोना भी वहाँ से गायब है और अलबिगाय खातून भी वहाँ मौजूद नहीं है। इतने में बेबुलत की नजर उस जख्मी सिपाही पर पड़ती है। वो उससे पूछता है कि अलबिगाय खातून कहाँ है और सोना कहाँ है। अलबिगाय खातून को अगवा कर लिया गया है और वो उन्हें कले लेकर गए हैं। बेबुलत उस जख्मी की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और अपने खंजर से उस जख्मी को भी मार देता है। इसके बाद तुर्गुत उसे रोकता है। बेबुलत कहता है वो मेरी बहन को अगवा करके कले लेकर गए हैं, मैं उस कले को उनके कानों के गिर्द कुचल दूंगा। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि चलो हम हमला करते हैं, लेकिन तुर्गुत बेबुलत को रोक देता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, होश में आ जाओ, तुम उस काफिर के कले में नहीं जा सकते। क्या तुम दो रियासतों के दरमियान जंग छेड़ना चाहते हो? बेबुलत कहता रियासत? कैसी रियासत? मेरी बहन को अगवा कर लिया गया। तुम्हें क्या लगता है कि पूरी दुनिया में भी जंग लग जाए तो मुझे कोई परवाह होगी? तुर्गुत मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी कुचल दूंगा। तुर्गुत बेबुलत को धक्का देता है और कहता है मैंने कहा है कि पहले हम जाकर अर्तुल साहब को सूरत हाल बयान करेंगे, अगर तुम रुकावट बने तो मैं आप पर भी चढ़ दौड़ूंगा, इसलिए मोहतात रहना। बेबुलत कहता है क्या मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए अर्तुल के हुक्म का इंतजार करना पड़ेगा? तुर्गुत बेबुलत का गिरेबान पकड़ लेता और कहता हाँ तुम इंतजार करोगे और वही सबसे बेहतर जानते हैं कि क्या करना है। उन्होंने बहुत अरसे से हमारे लिए कले में एक जाल बिछाया हुआ है, अगर तुम इस तरह घूमते हुए वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें और अलबिगाय खातून दोनों को कत्ल कर देंगे। अब अपनी बहन की जिंदगी की खातिर तुम अर्तुल साहब से जाकर मिलोगे। बेबुलत तुर्गुत की बात मान जाता है। इस तरह ये किस्सा यहाँ तमाम हुई।
कमरे के ख्वाबनाक माहौल में बेड पर उल्टा लेटा वजूद ख्वाब के मज़े ले रहा था जब अचानक धड़ाम से कमरे का दरवाज़ा खोलता कोई अंदर आया। आते ही ज़ोर से स्विच बोर्ड पर हाथ मारा, जिससे कमरा पूरा रोशनी में नहा गया। कमरा रोशन होते ही हर चीज़ वाज़ेह हो गई। सीमल कमरे की दहलीज पर खड़ी तेज़ी से अंदर आई। एकदम वो रुकी, चारों तरफ नज़र घुमा कर देखी। इसका खुद का दिमाग भी घूम कर रह गया। पूरा कमरा कबाड़ की कान लग रहा था। अलमारी से कपड़े बाहर आने को मचल रहे थे। बेड पर ही लैपटॉप खुला पड़ा था। कारपेट पर जगह जगह जूते, कुशन, पेप्सी के 2-3 कैन, हर चीज़ का सत्यानाशी की हुई थी। दारिन के बच्चे की क्या हालत की हुई है कमरे की। रात को कौन सा तूफ़ान आता है यहाँ। कॉलेज की छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि मर्दों से मुकाबले पर उतर आओ। शाफा से उठ जाओ वरना अभी मैं भाई को बुलाती हूँ। सीमल ज़ोर से बोलती साथ कमरे को इसकी हालत में ला रही थी, जबकि दारिन ने गर्दन उठाकर मुंदी मुंदी आंखों से उसे देखा, जो कहने को तो उसकी जुड़वा बहन थी मगर पूरी दादी अम्मा थी। जाहिर है सबकी जान बसती थी इसमें, और भाई की वो बहुत ज़्यादा लाडली थी। दारिन दोबारा सर तकिए पर रखता आंखें मूंद गया। ये तो रोज़ का मामूल था, कमरा रोज़ यूँ ही कबाड़े की हालत में मिलता। बस फ़र्क इतना होता, दारिन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होता कॉलेज जाने के लिए। दारिन सीमल के नॉन स्टॉप बोलने पर चिढ़कर उठ बैठा। सीमल कमरे की हालत ठीक करती उसकी तरफ घूमी, जो बेड पर बैठा उसे घूर रहा था। घूरने की ज़रूरत नहीं है, भाई बुला रहे हैं, नीचे नाश्ता करो आकर, वरना मुझे इजाज़त है हैंगर से पिटाई कर देना। सीमल ने आंखें मटका कर कहा। हाथ तो लगा कर दिखाओ छिपली कहेंगी। दारिन तेज़ी से कहता बेड से नीचे उतर कर उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, जो कहकर लगाती बाहर भाग गई। दारिम रुक गया क्योंकि इसने बनियान पहनी हुई थी। देख लूँगा छिपकली, दारिम ज़ोर से बोलता अलमारी से कपड़े लेता वॉशरूम में घुस गया। ये था घर का सबसे छोटा सपूत, दारिम हमदानी। सीमल हमदानी इसकी जुड़वा बहन। दारिम सीमल से कुछ सेकंड ही बड़ा था। दोनों की उम्र 19 साल थी। यही वजह थी कि जो दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। एक ही कॉलेज के तालिब इल्म, पढ़ाई में दोनों ही बहुत अच्छे थे। अपने छोटे होने का फ़ायदा भी दोनों खूब उठाते थे। ये अलग बात थी कि सीमल के सामने दारिम की इतनी चल नहीं पाती थी। दारिम देखने में बहुत प्यारा लगता था। रंग गोरा और आँखों का कलर सीमल की तरह डार्क ब्राउन था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। जी साहब जी, आ गई जी। एकदम रानी किचन की दहलीज पर खड़ी मुस्कुराकर बोली। 20 साल की रानी जैसे सिर्फ बर्तन धोने के लिए रखा हुआ था, जबकि हम इसकी माँ घर की सफाई वगैरह करती थी। रानी की आवाज़ ने जैसे ही जादू कर दिया। असाम साहब की आवाज़ को वॉल्यूम खुद ब खुद बंद हो गया था। असाम, जो आज की तारीख में बड़े भाई के लिए कॉफ़ी बनाने आया था, कॉफ़ी फेंकता गुस्से से पलटा। रानी जी, आपको किसने बुलाया है जी। असाम चबा चबा कर बोलता, उसे भी चबा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। जी वो जी, आपने ही तो बुलाया था जी। रानी कब आएगी, तो इसलिए जी मैं भागती हुई आई जी। देखें जी, जूती भी उतार कर बाहर ही रह गई। रानी शर्माती हुई दुपट्टे का कोना दांतों में दबाते हुए अपनी फुर्ती बता रही थी, जो सुनते ही जलकर खाक हो गया। हाँ तो जी जाएं, अपनी जूती लेकर आएँ, बहुत ही नाजुक पैर हैं आपके। अच्छा जी, मैं पहन के आती हूँ। रानी अपनी बतीसी निकाल कर चहकर बोलती भागी। इसके निकलते ही असाम ने भी दौड़ लगा दी। असाम हमदानी शाह के तीसरे सपूत, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, उम्र 21 साल। हेलो, हाँ उठ गया हूँ, जानता हूँ मेरा बाप ना बन। अच्छा अच्छा चल बाय। जहान हमदानी अपने बेड से उठकर एक हाथ से अलमारी में हैंग किए हुए कपड़े निकालता, दूसरे हाथ में मोबाइल कान से लगाए अपने दोस्त से बातें कर रहा था। फिर मोबाइल साइड टेबल पर रखकर वॉशरूम चला गया। जहान हमदानी शाह के दूसरे बेटे, जिनकी उम्र 24 साल है, अपने छोटे भाइयों पर रौब जमाते हैं। यह अलग बात है कि कोई इतना रौब में नहीं आता। जहान डॉक्टर बन रहा था, मेडिकल के दूसरे साल में था। डाइनिंग टेबल के गिर्द सब घर वाले बैठे नाश्ता कर रहे थे, जब एकदम हमदानी साहब ने सर उठाकर एक तारीना नज़र अपनी बीवी, बच्चों और माँ पर डाली। फिर हुसैन की तरफ चेहरा घुमाकर उसे देखा, जो 3 पीस सूट पहने ऑफिस जाने के लिए तैयार था। हुसैन हमदानी, जो घर के सबसे बड़े बेटे थे, MBA कंप्लीट करने के बाद हमदानी साहब के साथ अपना फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। हुसैन की शख्सियत काफ़ी रौबदार और शानदार थी। 27 साल इसकी उम्र थी। अपने भाइयों और ख़ासतौर पर अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। हुसैन बैठा है छुट्टी के दिन ऑफिस। जी पापा जी, कुछ काम है, जल्दी आ जाऊँगा।
कौन सा काम है ऑफिस में भाई? असाम बराबर में बैठा मानी खेज नज़रों से देखकर पूछने लगा। तुम्हारे जैसे काम नहीं है। हुसैन ने घूरकर उसको देखा। सीमल जो बैठी गाय बगाए उन्हें भी देख रही थी। फ़ौरन कुर्सी से खड़ी हुई। असाम भाई तंग मत करें भाई को। सीमल के बोलने पर सब उसकी जाने मुतवज्जह हुए, जबकि दादी ने सीमल को नागवार नज़रों से देखा। ये लड़की क्या बदतमीज़ी है, भाई से इस तरह बात करते हैं। दादी के कहने पर सबने सीमल को देखा। सब जानते थे कि दादी को सीमल से अल्लाह वास्ते का बैर था। उसकी बड़ी वजह यह थी कि वो बेटी थी। ये नहीं था कि वो सीमल से नफ़रत करती थी, पर वो अपने पोतों से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। सॉरी आसिम भाई, सीमल पर सर झुकाकर मिनमना कर कहती हुई चली गई। हेलो देखो ज़रा नखरे रज़िया बेगम लड़की की ये तरबियत कर रही हो। दादी प्लीज़, वो कोई बदतमीज़ी नहीं करके गई। ज़ारिम ने आहिस्ता आवाज़ में समझाना चाहा। इसके कहने पर दादी गुस्से में आ गई। बस तरफदारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों के लाड़ प्यार की वजह से इतनी ज़बान है इस लड़की की। अम्मा मैं समझाऊंगी उसे, आप गुस्सा मत करें। आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। रज़िया बेगम के कहने पर दादी हुंकार भरती दोबारा नाश्ता करने लगी, जबकि हुसैन अपनी जगह से उठकर सीमल के कमरे की जानिब बढ़ गया। आहिस्ता आहिस्ता तीनों भाई भी उठकर सीमल के कमरे की तरफ बढ़ गए। हमदानी साहब ने अपनी बीवी को देखा जो आँख कोना साफ़ करते मुस्कुरा कर नाश्ता करने लगी। कोई कुछ भी कहे, मगर जब भी वो अपने बच्चों को एक दूसरे के लिए यूँ देखती तो खुद पर फ़ख्र करती थी। हुसैन कमरा नो करता अंदर आया। सीमल बेड पे बैठी बिना आवाज़ के रो रही थी। हुसैन ने उसे देखा तो होंठ भींच लिए। बचपन से दादी का रवैया ऐसा ही था। जहाँ सीमल कुछ कहे, दादी उसे झिड़क कर रख देती। अपनी माँ के कहने पर वो चुप रहता था, मगर उसके छोटे भाइयों में से कोई न कोई ज़रूर दादी को कुछ कह देता। हुसैन खामोशी से चलता उसके साथ आकर बैठा। भाई मैं नहीं रो रही, वो तो शायद मौसम की वजह से ज़ुकाम हो गया है। हुसैन को देखकर झट आंसू साफ़ करके नाक रगड़ने लगी। हुसैन ने मुस्कुरा कर उसको देखा। अच्छा नाक को तो छोड़ो, वैसे ही इतनी सुर्ख हो रही है। हुसैन की बात पर इसने उसे देखा। भाई मैंने असाम भाई से कोई बदतमीज़ी नहीं की। जानता हूँ। असाम की आवाज़ पर दोनों ने गर्दन मोड़कर दरवाजे की सिमत देखा, जहाँ तीनों भाई खड़े उसे देख रहे थे। जानता हूँ कोई बदतमीज़ी नहीं की थी तुमने, और दादी को तो जानती हो, बस डांटने का मौका मिलना चाहिए। असाम बोलता हुआ उसके दूसरी तरफ बैठने लगा। जब जहान उसे पकड़कर पीछे करता खुद बैठ गया। ज़ारिम का कहकर निकल गया। सही किया भाई, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मेरी बहन को डांट पड़वाई है। वो बहन के भाई, तुमसे पहले वो मेरी बहन है, समझे? और कम दांत निकालो, वरना कहीं ऐसा ना हो निकली बतीसी तुम्हें दोबारा लगवानी पड़ जाए। असाम की बात मुकम्मल होते ही सीमल का कहकर निकल गया। सब ने मुस्कुरा कर उसे देखा, और यही वो करने आए थे। सब ने एक सुकून भरी सांस ली। अपनी छोटी बहन उन्हें बहुत अजीज़ थी। सीमल उनके घर की रौनक थी। सीमल हर चीज़ को सवार नहीं करती थी, ज़्यादा रूठती थी, लेकिन भाइयों को तंग करना, फरमाइशें करना पूरे हक से करती थी। बहुत खुशी हो रही है ना तुम्हें? अपने भाई की फ़िक्र नहीं? इतने हैंडसम भाई को एक जलाद इंसान मारेगा। ज़ारिम नाराज़गी से बोलता उसे घूरने लगा। मुझे तो इसलिए हंसी आई जब तुम निकली बतीसी के साथ कॉलेज जाओगे और वहाँ किसी लड़की के सामने कुछ खाते खाते अचानक जब बतीसी बाहर निकल कर गिरेगी। जस्ट इमेजिन क्या होगा। सीमल के कहने पर सबका छत फाड़ कहका पड़ा, जबकि ज़ारिम रो देने को हो गया। सब मिलकर इसका मजाक उड़ा रहे थे। मैं जा रहा हूँ, आप कोई बात ना करें मुझसे, ज़ोर से कहता हुआ ज़ारिम जाने लगा। जब असाम और जहान ने तेज़ी से लपक कर उसे पकड़कर झप्पी डाली। अरे हमारी छोटी सी जान, क्या हाथ चल दिए? मजाक कर रहे हैं? कोई हाथ तो लगाए तो मैं धुलाई कर दूंगा उसकी। जहान ने मुस्कुरा कर रोब से कहा। अच्छा ऐसी बात है, फिर असाम भाई की यही इरादे हैं, ज़रा ठीक करें उन्हें। ज़ारिम के कहने पर असाम ने घूरा, जबकि बेड पर बैठे हुसैन और सीमल हंस दिए। सब जानते थे जहान किसी से लड़ नहीं सकता था। हाँ बेइज्जती बहुत अच्छे से करनी आती थी, सिर्फ कहा है जब करने लगेगा तब बताऊँगा। जहान ने कहा। ये कह के सीमल को देखा। अच्छा छोटी चिड़िया रोना मत, अब मैं ज़रा भाई आता हूँ, दोस्त इंतज़ार कर रहा होगा। जहान के ये कहकर ये जा और वो जा। ज़ारिम और सामने एक दूसरे को देखा, फिर एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हंस दिए। अच्छा बस करो हंसना, बड़ा है तुम दोनों से, और चलो निकलो यहाँ से। हुसैन के अचानक कहने पर दोनों की हंसी पर ब्रेक लगी। ओके भाई मैं चला वापस सोने। असाम ये कहकर बाहर निकल गया। ज़ारिम जाते जाते रुका। बेटा अब ज़रा तुम आओ तुम ज़रा। सीमल ने उसे ज़बान चिढ़ाई। ज़ारिम मसनूई गुस्से से कमरे से चला गया। मैं भी चलता हूँ ऑफिस के लिए, वैसे ही लेट हो गया हूँ। हुसैन कलाई में बंधी घड़ी पर वक्त देखता खड़ा हो गया। अच्छा भाई जल्दी आइएगा, फिर हम समंदर पे चलेंगे। वो इसके माथे को इसके सर पे हाथ रखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया।
हुसैन अपने ऑफिस में बैठे लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था जबकि इसका मोबाइल बजा। हुसैन ने रुक कर मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर अल्मास नाम जगमगा रहा था। हुसैन ने बेजार सी शक्ल बनाकर मोबाइल साइलेंट कर दिया। अजीब चिपकू लड़की थी, हमदानी साहब के दोस्त की बेटी, जो बाहर से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आई थी। हुसैन को याद था जब दावत पर आई थी वो बिना दुपट्टे की थी, मेकअप से लुथड़ा इसका चेहरा उसे पहली नज़र में देखते ही हुसैन को नागवार गुजरा था। सबके साथ मर्दों की तरह कह के लगा रही थी। पूरे टाइम वो बहाने से इससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं कब इसका मोबाइल नंबर इसने सीमर से ले लिया था। शुरू में कितना रूड हुआ था उसके साथ, मगर वो भी ढीठ थी, रोज़ कॉल और मैसेजेस कर रही थी। अभी भी हुसैन का मूड ख़राब हो गया, मगर दूसरी तरफ जैसे परवाह ही नहीं थी। इसने लैपटॉप बंद के टेबल से मोबाइल पर कार की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। हुसैन ने पार्किंग में अपनी कार के पास पहुंचकर दरवाज़ा खोला ही था जब किसी लड़की की चीखने की आवाज़ आई। इससे पहले वो देखता कोई तेज़ी से पीछे से दरवाज़ा खोलकर बैठता ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर चुका था। हुसैन तो हैरान और परेशान ही रह गए जब पास ही कितने कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई। इसने मुड़कर देखा, पिछले दरवाजे को देखकर कुत्ता भौंक रहा था। हुसैन को हंसी आने लगी, सारा मामला समझ में आ गया था। पहले कुत्ते से निपटता हूँ फिर बिल्ली से, खुद से कहता आगे बढ़कर उसे भगाने लगा। कुत्ते को भगा कर हुसैन ने पिछला दरवाज़ा खोला, फिर दरवाजे से अंदर झाँक कर जहाँ कोई लड़की दूसरी तरफ का दरवाज़ा का लॉक पकड़कर खोल कर कम तोड़ने की कोशिश ज़्यादा कर रही थी। हुसैन का खामोशी से उसे देखने लगा, जिसका सिर्फ बार बार ड्राइविंग सीट देखने की वजह से साइड पोज नज़र आ रहा था। रेड और ब्लैक कंट्रास्ट का शलवार कमीज, सर पर दुपट्टा, सुर्ख और सफ़ेद नाजुक सी लड़की जिसका चेहरा मेकअप से पाक था। घबराहट और पसीने में उसका चेहरा गुस्से से लग रहा था। एकदम उसने हुसैन की तरफ देखा, बड़ी बड़ी आंखें और घनी पलकें। हुसैन बस उसे देख के ही जा रहा था। काफ़ी देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जब अचानक ईमान ने उसके पीछे देखा। क्या वो भाग गया? ईमान की बात पर हुसैन जैसे होश में आया। हाँ, वो कुत्ता भाग गया। हुसैन ये कहकर फिर से उसे देखने लगा, जो सुनते ही पुरसुकून हो गई थी। वही दरवाज़ा नहीं खुल रहा, प्लीज़ उसे खोल दें। थोड़ा हिचकिचा कर वो कितनी कहती वो उसे देखने लगी। क्यों? हुसैन ने गायब दिमागी से कहा, जिस पर इसने अपनी बड़ी आंखों से उसको घूरा। क्या मतलब है इस बात का? मुझे घर जाना है, आप हटे, मैं यहाँ से उतर जाती हूँ। हुसैन उसे गुस्से में देकर पीछे हटा और दरवाज़ा बंद करता ड्राइविंग सीट पर जाकर कार स्टार्ट कर दी। ईमान बेचारी जो दरवाज़ा बंद करने पर तब कर खोलने लगी थी, कार स्टार्ट होते ही डर कर उसे देखा। ये क्या कर रहे हैं? रोकें गाड़ी। ये गाड़ी सीधा पुलिस स्टेशन जाकर रुकेगी। हुसैन ड्राइव करता आराम से कहता, उसे मज़ीद डरा गया। पर क्यों? मैंने क्या किया है? ईमान घबरा कर बोलती उसे देखने लगी। मेरी गाड़ी में बिना इजाज़त घुस गई। मोहतरमा, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? वो घुसी थी लेकिन थोड़ी भागी हूँ और मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती। हुसैन की बात पर उसने जल कर कहा। हाँ, तो वो तो दरवाज़ा खोलने से अंदाज़ा हो गया था। हुसैन ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। देखें भाई, ईमान की बात पूरी होने से पहले इसने झटके से ब्रेक लगाई। क्या कहा तुमने? गाड़ी रोककर वो पीछे मुड़ा। ईमान उसके अचानक इस तरह करने से दरवाजे से जा लगी। क्या कह दिया ऐसा? मिनमिना कर कहती वो दरवाजे को देखने लगी, जैसे देखने से आप अपने आप ही खुल जाएगा। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, ना मुझे कोई शौक़ है। एक और बात बताओ, मेरी एक अदद बहन है, मुझे और बहनों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ईमान इसकी बात पर उदास हो गई। कितनी लकी हैं आपकी बहन, इसका भाई है। हुसैन ने गौर से उसे देखा, फिर सीट से थोड़ा और करीब हुआ। इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे 3 भाई हैं, तुम उन्हें अपना भाई बना लो, वो खुशी खुशी तुम्हें अपनी बहन बना लेंगे। शुक्रिया आपका, ज़रा लॉक खोलें, मुझे उतरना है। ईमान मुँह बनाकर बोलती लॉक के साथ ज़ोर आजमाई करने लगी, जबकि हुसैन उसे देखता रहा। फिर लॉक खोल दिया जो आगे से बंद कर दिया था। फिर गाड़ी से उतरकर उसकी साइड का दरवाज़ा खोला। ईमान को शर्मिंदगी हुई, एक दरवाज़ा नहीं खोलना आया, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। हुसैन दरवाज़ा खोलकर उसको उतरने का इंतज़ार करने लगा। ईमान बाहर निकली। सॉरी, वो मुझे इस तरह से आपकी गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए था। ईमान सर झुकाकर उंगलियां मरोड़ती होंठ चबाती हुई बोल रही थी। और कुछ? ईमान ने इसकी बात पर नासमझी से उसे देखा। मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ, ऐसे तो माफ़ी नहीं मिलेगी। हुसैन ने उसको घूरा। फिर कैसे माफ़ी चाहिए? 1 कप कॉफ़ी मंजूर। हुसैन की बात पर ईमान सोचने लगी, जब एकदम उसे सीमल याद आई। सीमल इसकी कॉलेज फ्रेंड थी। वो कभी सीमल के घर नहीं गई, पर एड्रेस पता था। क्या सीमल को बुला लो, इनके घर के करीब ही तो रेस्टोरेंट है। हाँ, ये ठीक रहेगा। ईमान ने सोचकर उसको देखा, फिर बोली ठीक है, पर जगह मेरी मर्ज़ी की। ओके डन, चलो। हुसैन खुश होता हुआ उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर उसे देखने लगा। ईमान ने उसे देखा। हुसैन ने दरवाज़ा बंद किया, फिर घूमकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। इतने में ईमान ने सीमल को मैसेज करके अर्जेंट बुलाया कि अपने किसी भाई के साथ आ जाओ। हुसैन ने उसे
एक नज़र देकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। लगता है कोई नाराज़ है मुझसे शायद। सीमल जारिम की गोद में सर रख कर एक हाथ से गाल खींचते हुए लाड से बोली, जो बैठा अपना मोबाइल यूज़ कर रहा था। फ्री होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं शदीद नाराज़ हूँ। जारिम इसका हाथ हटाता मुँह फुलाकर बोला, अच्छा इसका मतलब थोड़ी सी भी नाराज़गी ख़त्म नहीं होगी? सीमल ने उठ कर उसको देखा। पक्की बात है, हाँ नहीं? ठीक है, मतलब तुम्हें साथ लेकर जाने वाली थी। मेरी दोस्त का मैसेज आया है, रेस्टोरेंट बुला रही है। उफ, मज़ा आ जाएगा। तुम जानते हो कितना लजीज खाना होता है वहाँ का। सीमल चिटखारे लेकर उठ खड़ी हुई जब जारिम की स्क्रीन पर चलती उंगलियां रुक गई। अच्छा चलो, अगर इतना माफ़ी मांग रही है तो माफ़ कर देता हूँ। जारिम खड़ा होकर उसके कंधे के गिर्द अपना बाजू रखकर मुस्कुरा कर बोला। सीमल ज़ोर से हंसी, ड्रामेबाज। ठीक है जाओ फिर। सीमल की इस तरह कहने पर जारिम हाथ हटाकर दोबारा बैठने लगा। सीमल ने हंसते हुए उसे झप्पी डाली। हाँ मजाक कर रही हूँ, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो, इतनी देर नाराज़ नहीं रहते। चलो, इसने अर्जेंट बुलाया है तो चलो। रानी देखो ज़रा, असाम साहब कहाँ हैं? ज़रीसा बेगम लॉन में खड़ी सफाई करवा रही थी जब रानी को रोककर उसे असाम को बुलाने भेजा, जो असाम का नाम सुनते ही दुपट्टे का कोना दांतों में दबाकर शर्मिंदा हुई। जी अच्छा कहती हुई भाग गई। असाम जो बेड पर बैठा अपने जोगर्स पहन रहा था, दरवाज़ा नोक होने पर कहा कि आ जाओ। दूसरे पैर में जोगर्स पहनने लगा जब दरवाज़ा खोलकर रानी अंदर आई। साहब जी, आपको मैडम बुला रही हैं। रानी की आवाज़ पर असाम झट खड़ा हो गया। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। रानी मुँह लटकाकर जाने लगी, फिर रोकर शर्माती हुई बोली, साहब जी गुड लुक लग रहे हैं आप। असाम ने उसे घूर कर देखा। रानी उसके घूरने पर तेज़ी से बाहर भागी। उसका क्या चीज़ है ये? असाम खुद से कहता सारे टेबल से अपना फ़ोन उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। किस नंबर 3। हुसैन ने रेस्टोरेंट के सामने कार रोकी, फिर उतर कर उसकी तरफ आकर इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। ईमान घबरा रही थी, पर अब क्या किया जा सकता था। सीमल ने भी अभी तक मैसेज करके अपने आने का नहीं बताया। क्या हुआ उतरो? हुसैन ने उसे यूं ही बैठा देखकर बोला। ईमान सर झटक कर बाहर निकली। जो भी होगा देखा जाएगा। दोनों आगे पीछे अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल बहुत पुरसुकून और खुशगवार था। डिम लाइट और स्लो आवाज़ में चलता म्यूज़िक ईमान की सारी घबराहट दूर कर गया। दोनों कोने की टेबल के पास पहुँचे। हुसैन से उसके लिए चेयर निकाल कर उसे देखा। ईमान थैंक्स कहकर बैठ गई। हुसैन अपना कोट उतारकर शर्ट के बाजू कोहने तक मोड़ता चेयर पर इसके सामने बैठ गया, जो सब देख रही थी। ईमान ने अब सही उसे दूर देखा था। सामने बैठा शख्स बहुत शानदार था और इससे बड़ा भी। क्या पता इंगेज्ड हो। ईमान खुद से अखज़ करती नज़रें झुका गई। उफ, तुम भी क्या सोच रही होगी पागल लड़की। खुद को डिपट कर सुनने फिर हुसैन को देखा, जो अभी तक उसे देख रहा था। मुझे घूरना बंद करेंगे आप? ईमान ने आंखें दिखाकर कहा। हुसैन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेन्यू कार्ड उठा लिया। क्या खाओगी? कुछ नहीं, शुक्र है। ईमान मोबाइल चेक करती झट बोली। सीमल पहुंच चुकी थी। ईमान ने जल्दी से टाइप करके उसे वहीं रुकने का कहा और इंतज़ार करने का कहा। शुक्र है, खाना खाने के बाद कर लेना। अब बताओ जल्दी से क्या खाओगे? वो मेरी दोस्त आ रही है मुझसे मिलने। हाँ। ईमान उसकी बात को नज़रअंदाज करती बोलकर खड़ी हो गई। हुसैन भी साथ अपनी जगह से खड़ा हुआ। ओ तो मोहतरमा तभी इतनी देर से मोबाइल पर लगी हुई थी। चलो कोई बात नहीं, फिर सही। हुसैन मुस्कुराकर उसे देखने लगा। ईमान उसके देखने से चिढ़ गई। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। ईमान जल्दी से ये कहकर जाने लगी। हुसैन भी तेज़ी से उसके साथ बाहर निकला। जब बाहर ही सीमल और जारिम को खड़े देखा तो दोनों भी इधर ही देख रहे थे। ईमान सीमल को देखती तेज़ी से इसकी तरफ लपकी। जारिम ने हुसैन को आवाज़ दी, मगर हुसैन तो ईमान और सीमल को मिलते हुए देख रहा था। जारिम खुद ही आगे बढ़कर हुसैन के चेहरे के सामने हाथ लहराया। हुसैन ने जोकर उसको देखा। तुम, मेरा मतलब तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हुसैन संभल कर पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। ये तो भाई आप बताइए, आप यहाँ कैसे? क्या अभी जो मैंने अपनी खूबसूरत आंखों से जो देखा है क्या सच है? हुसैन हमदानी ने एक प्यारी लड़की के साथ बाहर निकले। वैसे क्या आप साथ हाथ पकड़ने वाले थे? जारिम आंखें मटकाता राजदारी से पूछने लगा, जैसे हुसैन उसे सच बता देगा। हुसैन ने जारिम की बात पर ज़ोर से जारिम का कान पकड़ कर मरोड़ा। बहुत तेज़ होते जा रहे हो। तुम्हारा दोस्तों से मिलना मिलाना बंद करता हूँ। भाई इसमें तेज़ी कहाँ से आ गई? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी इन आँखों ने खुद देख लिया, मेरी गलती नहीं इसमें। जारिम की बात पर दोनों लड़कियाँ भी उनकी तरफ मुतवज्जो हुई। अरे भाई यहाँ पर। सीमल खुश होती दोनों की तरफ बढ़ी, जबकि ईमान ने भी भाई लफ्ज़ दोहराकर इन दोनों को देखा। सीमल ने हुसैन का हाथ पकड़कर जारिम का कान आज़ाद करवाया। ईमान को अब की बार सच में रोना आने लगा। ये सीमल के भाई हैं। उफ, अगर उन्होंने दोनों को बता दिया तो सीमल कितना मजाक उड़ाएगी। मैं कुत्ते से डर कर भागी। उसके भाई की कार में बैठी गाड़ी का लॉक भी न खोल सकी। ईमान सोचकर झुरझुरी लेकर रह गई। ईमान वहीं से पलटने लगी जब पीछे से सीमल उसे आवाज़ देती अपने भाई को लेकर करीब आई। मजबूरन उसे रुकना पड़ा। उफ अल्लाह जी, अब क्या होगा?
ईमान हुसैन इसकी शक्ल देखकर अपना कहका बहुत मुश्किल से जब्त कर पाया। ईमान, इनसे मिलो, मेरे भाई हुसैन हमदानी। सीमल अपने भाई को मोहब्बत से देखती उसे मिलाने लगी। अस्सलाम वालेकुम, ईमान आयशा से बोली, पर इसके भाई बोलने की गलती नहीं की थी। वालेकुम सलाम, अच्छा तो आप सीमल की दोस्त हैं? हुसैन ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर सीमल को देखा। ईमान तो बस हुसैन की एक्टिंग ही देखती रह गई। कैसे अनजान बन रहे हैं जी, ईमान धीरे से बोली। और मैं सीमल का जुड़वा भाई हूँ, जारिम हमदानी। जारिम ने आगे बढ़कर अपना तारुफ करवाया। जारिम के मिलने पर ईमान एकदम जोश खरोश में चहकी। क्या वाकई? मुझे सीमल ने बताया था, जब एक बार मैंने उसे तुम्हारे साथ बाइक पर आते देखा था। इस वक्त मैंने दूर से चेहरा देखा था, तभी पहचान नहीं सकी। मुझे सीमल ने बताया था तुम इसके जुड़वा भाई हो। कभी मुलाकात ही नहीं हुई। कितनी दफ़ा मैंने उसे कहा कि मिलवाओ, मगर तुम्हें दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती। खैर, आज मिल ही गए। हुसैन तो शौक़ में चला गया कि जबकि जारिम तो मुंह खोले से सुन रहा था। सीमल मुंह पर हाथ रखे अपने कहके गला घोंट रही थी। ईमान ऐसी ही थी, एक बार बोलने पर आती तो बोलती चली जाती। हुसैन अभी तक शौक़ में था। 1 घंटे से वो इसके साथ थी, मगर मजाल है जो खुद से एक बात भी की हो। और कुछ रह गया तो वो भी बोल दो। ऐसा करो, मेरे हिस्से का भी तुम ही बोल दो। हुसैन ने एकदम उसे घूरते हुए कहा। ईमान उसकी बात पर शर्मिंदा हो गई। वाह भाई, मैं भी सेम टू सेम यही कहने वाला था। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। जारिम हंसता हुआ अपने भाई को देखकर बोला। ईमान ने दोनों भाइयों की बातों पर मुंह बनाया। हुसैन जो उसे देख रहा था, ईमान के इस तरह करने से इसकी मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, हम इंतज़ार कर रही होंगी। ईमान सीमल को देखकर बोलती जारिम की तरफ देखा। अल्लाह हाफिज़, कॉलेज में मुलाकात होगी। जारिम मुस्कुरा कर मिला। ईमान मुस्कुरा कर हुसैन को देखने लगी। अल्लाह हाफिज़। हुसैन ने सिर्फ सर हिलाने पर इत्फाक किया। अरे आप भाई के साथ चली जाएं, अकेली कैसे जाएंगी? नहीं, मैं चली जाऊंगी। जारिम को जवाब देकर एक नज़र हुसैन को देखा, पर ईमान कुछ नहीं होता। सीमल, चली जाऊंगी, कौन सा कोई दूर है, मुझे भूख लग रही है, वरना चलता। जारिम ने मासूम शक्ल बनाकर कहा। ईमान के हंसने पर दाएं गाल का डिंपल गहरा हुआ। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। ओके सीमल, कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। ईमान ने एक बार फिर से देखा जो उसे देख रहा था। ईमान दांतों में निचला होंठ दबाती हुई पलट गई। हुसैन लंबी सांस भरता हुआ अपनी बहन भाइयों के साथ चल पड़ा। बाद में हल्के से खुद कलामी करता अंदर की जानिब बढ़ गया। ईमान ने चलते चलते मुड़कर देखा, जहाँ तीनों अंदर जा रहे थे। ज़बरदस्ती कॉफ़ी के लिए लाए थे। जब पता चल गया बहन की दोस्त हो तो छोड़ घर पर नहीं, ऐसे अनजान बन गए कि अभी मिले। ईमान खुद ही जलती कुड़ती गली में मुड़ गई। सीमल, ये तुम्हारी दोस्त कहाँ रहती है? खाने के दौरान अचानक हुसैन ने पूछा और लहजा सरसरी ही रखा। भाई, आपने मुझे कुछ दिन पहले ही मेरी दोस्त घर ड्रॉप किया था ना? फिर इसकी अम्मी से भी है तो आपकी बात हुई थी? सीमल याद करवाने वाले अंदाज में बोली। हुसैन सोचते हुए सर हिलाया। हाँ, याद आया, जिनकी बेटी घर पर नहीं थी इस वक्त। जी वही ईमान, उन्हीं की बेटी है। भाई कोई नहीं है, 3 बहनें हैं। ईमान सबसे छोटी है। सबसे बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, अब दूसरी बहन की शादी फिक्स हो चुकी है। सीमल उठाते हुए बोल रही थी। मतलब हमारे ही एरिया में है मोहतरमा का घर। हुसैन बड़बड़ाया। अच्छा, तुम्हारी दोस्त को कभी देखा नहीं? कैसे देख सकते, ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। मैंने कहा भी था कि घर आना, मगर शर्म आ रही थी। सीमन हंसते हुए बता रही थी। हुसैन को भी हंसी आ गई। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, जबकि जारिम अपनी बहन को देख रहा था जो अपनी दोस्त के बारे में तफसील से बता रही थी। गधी कहीं की। फिर अपने भाई को देखा, हैंडसम और सोबर, जो चालाक तो नहीं लगते थे। दोनों को बारी बारी देखते हुए सोचने लगा। असाम, क्या कर रहे हो? जहान धम से इसके बराबर सोफे बैठते हुए पूछने लगा। कुछ नहीं, गेम खेल रहा हूँ। असाम मसरूफ़ सा बोला। उसे छोड़ो, 2 दिन बाद छोटी चिड़िया की बर्थडे है, पता है ना? जहाँ के कंधे पर हाथ रखकर याद दहानी करवाते हुए बोला। सामने झट मोबाइल बंद करके उसकी जानिब घूमा। हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। ये कौन सी भूलने वाली बात है? आसाम अभी बोल ही रहा था जब रानी पानी का गिलास लिए जहान के पास आई। जहान जी, पानी। रानी इनकी शर्मीली आवाज़ पर दोनों ने एक दूसरे को देखा। आसाम आंखें घुमाते हुए दोबारा मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। शुक्रिया। जहान ने पानी का गिलास लेकर 3 घूंट में पिया। रानी दुपट्टे का कोना दांतों में दबाया। उसे देख देख कर खुद ही शर्मा रही थी। जहान ने पानी का गिलास उसे वापस कर दिया। साम जी, आपको पानी पीना है? रानी गिलास थामकर शर्माती हुई पूछने लगी। नहीं जी, शुक्रिया। आसाम ने मोबाइल से नज़र हटाए बगैर ही जवाब दिया। रानी उदास होती हुई अच्छा जी कहती किचन की तरफ चली गई। जहान ने रानी के जाते ही आसाम के कान के करीब झुककर हल्की आवाज़ में बोला, मुझे लगता है ये चलती फिरती जी का दिल आ गया है तुम पे। क्या ख्याल है? कोई इतनी बुरी भी नहीं है। इससे पहले आसाम इसका सर फाड़ता। जहान ने बर्क रफ्तारी से दौड़ लगा दी। पूरे लाउंज में जहान के कहके गूंज रहे थे। सुबह के 6 बज रहे थे। सीमल, हेलो।
येलो रंग की कुर्ती पहने साथ बड़े से स्कार्फ को मफलर की तरह लिए तेज़ी से नीचे आ रही थी। सीमल येलो जीन्स और येलो रंग की कुर्ती पहने साथ बड़े से स्कार्फ को मफलर की तरह लिए तेज़ी से नीचे आ रही थी। कल सीमल का बर्थडे था, तभी सब भाइयों ने मिलकर फार्म हाउस पर सेलिब्रेट करने का फ़ैसला किया था। क्योंकि सीमल को फार्म हाउस जाना बहुत पसंद था। लाउंज खाली था। सीमल लाउंज से होते हुए बाहर पोर्च में आई। असाम और जहान तैयार खड़े सामान डिग्गी में रख रहे थे। हुसैन अम्मी के साथ खड़ा बातें कर रहा था, जबकि ज़ारिम माहम और अलमास के साथ खड़ा हुआ था। एकदम सीमल के मोबाइल पर मैसेज आया। सीमल ने मैसेज चेक किया। ईमान का मैसेज था कि हम तैयार हैं, कब तक आ रहे हैं। सीमल ने 10-15 मिनट का कहकर हुसैन की तरफ बढ़ी। भाई चलें जल्दी, ईमान और आंटी वेट कर रही हैं। क्या वो भी जा रही हैं? हुसैन को सुनकर खुशगवार हैरत हुई। जी भाई, कल ही मैंने और ज़ारिम ने कॉलेज में कह दिया था कि एक दिन के लिए जा रहे हैं। पहले तो मना कर रही थी, फिर मैंने जब बताया तुम्हारी और मेरी अम्मी भी जा रही हैं, फिर राज़ी हो गई। चलो अब तो हो गई राज़ी, चलो सब बैठो। हुसैन हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देखता, सबको बैठने का कहता ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अलबास जल्दी से आकर फ्रंट सीट पर इसके साथ आकर बैठ गई, जबकि माहम दूसरी कार में जहान के साथ बैठी थी। असाम जो दोनों की हरकत देख रहा था, ज़ारिम के करीब होकर सरगोशी करने लगा। एक कम थी जो ये अपनी कज़न को भी ले आई हैं। आंटी ने खुद तो माजरत कर ली और बदले में ये हमें भेज दिया। आप भी न छोड़ें, क्यों खून जला रहे हैं? तुम दोनों को अलग से दावत देनी पड़ेगी बैठने के लिए। इससे पहले असाम फिर कुछ कहता, हुसैन की सख्त आवाज़ पर चुप होकर बैठने लगा। दूसरी कार में जहान और माहम के साथ रज़िया बेगम, दादी और रानी बैठी थी। कुछ ही देर में दोनों गाड़ियाँ आगे पीछे निकली। 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद ईमान के घर के सामने गाड़ियाँ रुकी। ये कहाँ आ गए? डोंट टेल मी सीमल, तुम अपनी किसी दोस्त को भी साथ लेकर जा रही हो? अलमास नाक चढ़ाकर बोलती नज़ाकत से अपने बालों को ठीक करने लगी। हुसैन ने इसकी बात पर होंठ भींच लिए, वरना बहुत शिद्दत से दिल किया कि अभी ठीक करे। तुम तो दोस्त भी नहीं हो। पर खामोश रहा। पीछे बैठे असाम के माथे पर बल पड़े। सीमल की वजह से ही आज हम जा रहे हैं, उसकी मर्ज़ी वो जिसे इनवाइट करे। वो सीमल ने जल्दी से अपने भाई के हाथ पर हाथ रख के चुप होने का इशारा किया। OMG, इतना गुस्सा? मैं तो सिर्फ पूछ रही थी, अलमास डरामाई अंदाज में बोलती हुई कहने लगी। असाम को आग लगा गई, मगर अपनी बहन की वजह से कंट्रोल कर गया।